जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये हमें इतिहास की उस बुनियाद पर ले जाता है जिसे हम अक्सर सच मानकर चल देते हैं। हम सोचते हैं कि इतिहास मतलब राजा रानी, तारीखें और लड़ाइयां, एक सीधी साधी लिस्ट। लेकिन असल में इतिहास एक कहानी है, और हर कहानी के पीछे एक कहानीकार होता है। कोई इंसान, कोई समाज या कोई सरकार, जिसका अपना एक नजरिया होता है, अपना एक मकसद होता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस सफर में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि प्राचीन भारत में क्या हुआ था, बल्कि हम एक जासूस की तरह उन सुरागों की पड़ताल करेंगे जिनसे ये पूरी कहानी बुनी गई है। मतलब हम ये समझेंगे कि जो हम जानते हैं वो हम आखिर जानते कैसे हैं। ये विश्लेषण अतीत की घटनाओं से ज्यादा उन घटनाओं को जानने की प्रक्रिया के बारे में है। और यही यही है आज की हमारी पड़ताल का सेंट्रल आइडिया। असली रोमांच घटनाओं की लिस्ट में नहीं, बल्कि उनकी खोज के तरीके में है। ये समझने में है कि सबूतों के बिखरे हुए टुकड़ों को कैसे जोड़ा जाता है, उनकी व्याख्या कैसे की जाती है, और कैसे एक ही सबूत की अलग अलग व्याख्याएं अतीत की हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख सकती हैं। असली कहानी क्या में नहीं, कैसे में छुपी है। हमारी ये जासूसी 5 हिस्सों में बटी है। पहले हम देखेंगे कि इतिहास लिखने के पीछे की पॉलिटिक्स क्या होती है। फिर हम इतिहासकारों के औजारों यानी उनकी डिटेक्टिव किट को खंगालेंगे। इसके बाद हम अतीत से मिले ठोस सबूतों को पढ़ना सीखेंगे। चौथे हिस्से में हम भूगोल के किरदार को समझेंगे, और आखिर में इन सारे औजारों और समझ का इस्तेमाल करके भारत के सबसे शुरुआती चैप्टर यानी पाषाण युग की गुत्थी सुलझाएंगे। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम असल में किसकी लिखी कहानी पढ़ रहे होते हैं? ये सवाल इसलिए इतना अहम है क्योंकि शुरुआती दौर में भारत का इतिहास लिखने वाले ज्यादातर वो लोग थे जो भारत पर शासन कर रहे थे, यानी अंग्रेज। यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां उभर कर सामने आती हैं। एक तरफ था औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल नजरिया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के अतीत की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसमें भारतीय समाज एकदम ठहरा हुआ है, अंधविश्वासी है और हमेशा से ही निरंकुश राजाओं के अधीन रहा है। उनका तर्क ये था कि भारतीय खुद पर शासन करने के काबिल ही नहीं है, और इसलिए ब्रिटिश राज भारत की भलाई के लिए जरूरी है। मतलब ये इतिहास उनके शासन को सही ठहराने का एक टूल था। इसके जवाब में भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने एक दूसरी कहानी गढ़ी। उन्होंने अतीत के एक स्वर्ण युग की कल्पना की, जब भारत ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता में दुनिया में सबसे आगे था। उन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धियों पर जोर दिया ताकि ये साबित किया जा सके कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी भौतिकवाद से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। ये दोनों ही कहानियां अपने अपने मकसद से प्रेरित थीं, और सच शायद कहीं इन दोनों के बीच में था। और मजे की बात यह है कि इन दोनों दृष्टिकोणों की गूंज आज भी भारत में इतिहास को लेकर होने वाली बहसों में साफ सुनाई देती है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन औपनिवेशिक मानसिकता का पूरा सार बता देती है। विंसेंट स्मिथ अपने समय के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, और उनका ये कहना कि भारतीय ग्रंथ और कहानियां भ्रामक हैं, ये दिखाता है कि वो भारतीय स्रोतों को कितना कम आंकते थे। उन्होंने ये धारणा बनाई कि भारतीयों के पास इतिहास बोध यानी अ सेंस ऑफ हिस्ट्री था ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा सरलीकरण था, लेकिन इस एक विचार ने लंबे समय तक भारतीय इतिहास की पढ़ाई को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर शुरुआती कहानियां, चाहे वो औपनिवेशिक हों या राष्ट्रवादी, पक्षपात से भरी थीं, तो आज के इतिहासकार एक बैलेंस और ज्यादा सटीक तस्वीर कैसे बना सकते हैं? इसका जवाब एक ही शब्द में है, सबूत। अब कहानीकार के नजरिए से हटकर हमें सीधे सबूतों की जांच करनी होगी। चलिए देखते हैं कि इतिहासकारों की इस जासूसी किट में आखिर होता क्या क्या है। किसी भी अच्छे जासूस की तरह एक इतिहासकार भी सबूतों के बिना अधूरा है। यही सबूत वो औजार हैं जो अतीत के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक भरोसेमंद कहानी तैयार करने में मदद करते हैं। और ये सबूत मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। स्क्रीन पर मौजूद ये 2 तस्वीरें समझिए इतिहास की 2 अलग अलग खिड़कियों की तरह हैं। एक तरफ है साहित्यिक स्रोत यानी लिखी हुई चीजें जैसे वेद, पुराण, नाटक और कानून की किताबें, और दूसरी तरफ है पुरातात्विक स्रोत यानी जमीन के नीचे से मिली भौतिक चीजें, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, औजार और पुरानी इमारतों के खंडर। दोनों ही बहुत कीमती हैं, लेकिन दोनों हमें अलग अलग तरह की कहानियां सुनाते हैं। ये टेबल दोनों के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, साहित्यिक स्रोत हमें उस दौर के लोगों की सोच, उनकी मान्यताएं और उनके समाज के बारे में बताते हैं, लेकिन वे अक्सर किसी खास नजरिए से लिखे जाते हैं, और उनकी सही तारीख पता लगाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ
पुरातात्विक सबूत जैसे एक पुराना सिक्का या मिट्टी का बर्तन मूर्त और वैज्ञानिक होते हैं। वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन वे हमें ये नहीं बताते कि उन्हें बनाने वाले लोग क्या सोच रहे थे। इसलिए एक अच्छी ऐतिहासिक समझ बनाने के लिए दोनों को एक साथ रखकर देखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर रामायण एक साहित्यिक स्रोत है जो हमें एक भव्य कहानी सुनाता है। तो पुरातत्वविद क्या करते हैं? वो रामायण में बताई गई जगहों जैसे अयोध्या की खुदाई करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उस दौर के कोई भौतिक अवशेष मिलते हैं जो कहानी के कुछ हिस्सों से मेल खाते हों। इस तरह कहानी और सबूत को एक दूसरे के सामने रखकर परखा जाता है। और जब हम स्रोतों की बात करते हैं तो भारत के मामले में हमारे पास एक बहुत बड़ा खजाना है। ये चार्ट तो बस एक झलक है। हमारे पास वेदों और पुराणों जैसे धार्मिक ग्रंथ हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसी शासन कला पर लिखी किताबें हैं, मेगस्थनीज और फाहियान जैसे यूनानी और चीनी यात्रियों के लिखे हुए सफरनामे हैं जो हमें एक बाहरी व्यक्ति की नज़र से भारत को दिखाते हैं। और फिर तो अनगिनत पुरातात्विक सबूत हैं, सिक्के, स्तंभों पर लिखे लेख और पुराने मंदिर और स्तूप। तो चलिए अब कुछ ठोस सबूतों की दुनिया में उतरते हैं। ये वो हिस्सा है जहां इतिहास किसी विज्ञान की तरह काम करता है, जहां हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अतीत की उन धीमी फुसफुसाहटों को सुनने की कोशिश करते हैं जो पत्थरों, धातुओं और मिट्टी में दबी हुई हैं। हमारा पहला जासूसी औजार है पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी। ये चट्टानों, पत्थर के खंभों, तांबे की प्लेटों और मंदिरों की दीवारों पर खुदे हुए लेखों को पढ़ने और समझने का विज्ञान है। और ये लेख इतिहास के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सम्राट अशोक के शिलालेख। अशोक ने अपने संदेशों को पूरे साम्राज्य में पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया। अब देखिए, कागज या पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों में तो समय के साथ बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन पत्थर पर खुदा हुआ लेख हमेशा वैसा ही रहता है। ये सीधे अतीत से आया एक संदेश है। सोचिए, दशकों तक इन लेखों को कोई पढ़ ही नहीं पाया था। फिर 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज विद्वान ने कड़ी मेहनत के बाद ब्राह्मी लिपि को समझने में कामयाबी हासिल की। ये तो ऐतिहासिक जासूसी का एक अद्भुत कारनामा था, जिसने अचानक हमें अशोक की अपनी आवाज में उनके विचार और शासन के बारे में जानने का मौका दे दिया। हमारा अगला औजार है मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिज्मेटिक्स। ये सिक्कों का अध्ययन है। एक छोटा सा सिक्का देखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन इतिहासकारों के लिए यह जानकारी का एक पूरा कैप्सूल होता है। सिक्के हमें राजाओं के नाम और उनकी वंशावली बताते हैं। कई इंडो ग्रीक राजाओं के बारे में तो हम सिर्फ उनके सिक्कों की वजह से ही जानते हैं। जब किसी भारतीय राजा के सिक्के रोम में मिलते हैं तो ये उस दौर के जबरदस्त समुद्री व्यापार का पक्का सबूत होता है। सिक्के किस धातु के बने हैं और कितने शुद्ध हैं, इससे राज्य की आर्थिक हालत का अंदाजा लगता है। और सबसे दिलचस्प, उन पर बने चित्र। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उनकी कलात्मक रुचि को दर्शाता है। ये छोटी छोटी बातें हमें राजाओं को सिर्फ शासकों के तौर पर नहीं, बल्कि इंसानों के तौर पर देखने में मदद करती हैं। और फिर आता है पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी। और ये सिर्फ गड़े हुए खजाने की खोज नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और मेथोडिकल प्रक्रिया है। पुरातत्वविद किसी भी जगह की खुदाई बहुत सावधानी से परत दर परत करते हैं, क्योंकि हर परत समय के एक अलग दौर को दर्शाती है। सबसे नीचे की परत सबसे पुरानी और सबसे ऊपर की सबसे नई। उन्हें जो कुछ भी मिलता है, चाहे वो एक टूटा हुआ मिट्टी का प्याला हो, जानवर की हड्डी हो या एक मन का, उसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। और यहीं पर आधुनिक विज्ञान एक क्रांतिकारी भूमिका निभाता है। कार्बन 14 डेटिंग जैसी तकनीकों से हम किसी भी जैविक चीज जैसे हड्डी या लकड़ी की उम्र हजारों साल पीछे तक बिल्कुल सटीकता से बता सकते हैं। मिट्टी में दबे हजारों साल पुराने परागकणों यानी पॉलन का विश्लेषण करके वैज्ञानिक ये बता सकते हैं कि उस समय मौसम कैसा था, कौन से पेड़ पौधे उगते थे और लोग क्या खाते थे। ये तकनीकें हमें कहानियों और अनुमानों से निकालकर ठोस वैज्ञानिक तथ्यों की दुनिया में ले जाती हैं। अब तक हमने लिखे हुए शब्दों और जमीन से निकली चीजों की बात की, लेकिन एक और स्रोत है, एक ऐसा गवाह जो हमेशा हमारे सामने रहता है पर हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो जमीन, वो भूगोल जिस पर यह सारा इतिहास घटा है। भारत का भूगोल किसी विशाल मंच की तरह है जिसने इतिहास के नाटक को दिशा दी है। उत्तर में हिमालय की ऊंची दीवार है जो इसे बाकी एशिया से अलग करती है, लेकिन इसी दीवार में खैबर और बोलन जैसे दर्रे भी हैं जो हमेशा से लोगों, सेनाओं और विचारों के आने जाने के रास्ते रहे हैं। फिर सिंधु और गंगा के विशाल उपजाऊ मैदान हैं जो हमेशा से बड़ी बड़ी सभ्यताओं और साम्राज्यों का केंद्र रहे।
और दक्षिण में दक्कन का पठार है, जिसकी अपनी एक अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान रही है। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि बहुत हद तक भूगोल ने ही भारत की नियति तय की है। जमीन के उतार चढ़ाव, नदियों के बहाव और पहाड़ों की ऊंचाइयों ने ये तय किया कि शहर कहाँ बसेंगे, व्यापार के रास्ते कौन से होंगे और कौन से इलाके अपनी अलग पहचान बनाए रखेंगे। चलिए इसे जोड़कर देखते हैं। गंगा के मैदानों की उपजाऊ जमीन का मतलब था ज्यादा अनाज। ज्यादा अनाज का मतलब था कि ज्यादा लोग एक जगह रह सकते थे, जिससे बड़े शहर और फिर मौर्य और गुप्त जैसे विशाल साम्राज्य बन सके। उत्तर पश्चिम के दर्रों से सिर्फ हमलावर ही नहीं आए, बल्कि मध्य एशिया से बौद्ध धर्म जैसी विचारधाराएं भी भारत से बाहर तक फैलीं। नदियां तो प्राचीन काल की हाईवे थीं, जिन पर नावें सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थीं, और विंध्य जैसी पर्वत श्रृंखलाओं ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक तरह की सीमा का काम किया, जिससे दोनों क्षेत्रों में अपनी अपनी अलग अलग संस्कृतियां विकसित हुईं। तो अब हमारे पास हमारी जासूसी किट पूरी तरह से तैयार है। हमें पता है कि कहानियों को कैसे परखना है, हमारे पास पुरातात्विक औजार हैं, वैज्ञानिक तकनीकें हैं और भूगोल की समझ भी है। तो चलिए इस पूरी किट का इस्तेमाल भारत के इतिहास के सबसे पहले, सबसे रहस्यमयी अध्याय पाषाण युग को समझने के लिए करते हैं। इस दौर के बारे में हमारे पास कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ हमारी जानकारी पूरी तरह से पुरातत्व पर निर्भर करती है, पत्थर के औजारों पर, पुरानी हड्डियों पर और गुफाओं में बने चित्रों पर। और ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। जैसा कि इस टाइमलाइन पर देखा जा सकता है, ये लाखों सालों में फैला हुआ है। इसे समझने के लिए इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। ये टेबल दिखाती है कि हजारों सालों में जीवन कैसे बदला, और इस बदलाव की कहानी हमें पत्थर के औजारों से पता चलती है। पुरापाषाण यानी ओल्ड स्टोन एज में इंसान खुरदुरे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था और शिकार और कंदमूल इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में घूमता रहता था। मध्यपाषाण यानी मिडिल स्टोन एज तक औजार छोटे, नुकीले और ज्यादा कुशल हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। लेकिन असली क्रांति आई नवपाषाण यानी न्यू स्टोन एज में। इंसानों ने पहली बार खेती करना और जानवरों को पालना सीखा। औजारों को घिसकर चिकना और धारदार बनाया गया, और सबसे बड़ी बात, अब वे एक जगह बसकर गांव बसाने लगे। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ये शुरुआती इंसान सिर्फ कुछ इलाकों तक ही सीमित नहीं थे। ये नक्शा दिखाता है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पहाड़ों से लेकर मैदानों और तटों तक पाषाण युग के निशान मिले हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं, जहां हजारों साल पुराने शैल चित्र हैं, हमें उस दौर के जीवन की एक अद्भुत झलक देती हैं। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने जुझारू थे और उन्होंने हर तरह के वातावरण में रहना सीख लिया था। तो इस पूरी पड़ताल से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी सीख ये है कि इतिहास को पढ़ना किसी किताब को पढ़ने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक जासूसी करने जैसा है। हर कहानी के पीछे के कहानीकार और उसके मकसद पर सवाल उठाना जरूरी है। किसी भी एक स्रोत पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि साहित्यिक और पुरातात्विक सबूतों को एक दूसरे के सामने रखकर तौलना चाहिए। और ये याद रखना सबसे जरूरी है कि इतिहास सिर्फ रोचक कहानियों का कलेक्शन नहीं है। ये एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो अतीत को समझने के लिए सबूतों और तर्क का इस्तेमाल करता है। और यही बात इतिहास को इतना रोमांचक बनाती है। ये कोई बंद अध्याय नहीं है। हर नई पुरातात्विक खोज, हर नई वैज्ञानिक तकनीक अतीत की हमारी समझ को बदल सकती है। कहानी हमेशा विकसित होती रहती है। आज हम जो जानते हैं, हो सकता है कल मिलने वाला कोई नया सबूत उसे पूरी तरह से बदल दे। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगली वो कौन सी खोज होगी जो प्राचीन भारत के बारे में हमारी पूरी कहानी को फिर से लिखने पर मजबूर कर देगी?